और आप देखना शुरू कर चुके हैं BRL 101 यूनिट नंबर 3 रिटेल फॉर्मेट्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने जाना कि भाई डिफरेंट काइंड ऑफ कस्टमर्स वांट डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज एंड द प्रोडक्ट। अलग अलग तरीके के कस्टमर्स को अलग तरीके से केटर करना चाहिए और इसीलिए डिज़ाइन किया जाता है स्ट्रक्चर ऑफ रिटेल, जिसको हम फॉर्मेट कहते हैं। इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के अंदर ये डिसाइड किया जाता है कि कितना बड़ा स्टोर का साइज़ होगा, कौन सी सर्विसेज मिलेंगी, किस प्राइस पॉइंट पे प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, कस्टमर के साथ रीचेबिलिटी यानी कि कस्टमर से लोकेशन में कितनी दूर होगा, राइट। और भी बहुत सारे डायमेंशंस पर ये डिसाइड किया जाता है कि किन कस्टमर सेगमेंट्स के लिए कौन सा रिटेल फॉर्मेट बेस्ट होगा। सो रिटेल फॉर्मेट इज नथिंग बट द सेट ऑफ सर्विसेज एंड द प्रोडक्ट दैट आर बीइंग प्रोवाइडेड टू द डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द कस्टमर्स। ओके नाउ फिर हमने बात करी कि भाई जो स्ट्रक्चरल चेंजेस की थेरी है रिटेलिंग के अंदर, उसके ऊपर व्हील ऑफ रिटेलिंग थेरी। Then we move to the another theory that is dialectic process and then we have discussed the natural selection theory। एक एक नज़र में बता देते हैं। व्हील ऑफ रिटेलिंग थेरी में बताया जाता है कि बहुत ही 4 एंट्री फेजेस होते हैं, 4 फेजेस से होकर कोई भी रिटेल बिजनेस होकर गुजरता है। सबसे पहला एंट्री फेज, इसके बाद है आपका ग्रोथ फेज, मेच्योरिटी फेज और डिक्लाइन फेज। यानी कि बहुत ही लो प्राइस, लो स्टेटस, लो मार्जिन से कोई बिजनेस शुरू होता है, फिर उसका ग्रोथ होता है, उसके बाद मेच्योरिटी फेज में जाता है और फिर वो डिक्लाइन हो जाता है। फिर हमने बात करी डायलेक्टिक प्रोसेस से। इसमें एक थीसिस होती है, उसकी एंटी थीसिस बनती है और उसको चैलेंज किया जाता है, राइट, जो कि उसके रिएक्शन वगैरह होता है। और देन आफ्टर ये एक सिंथेसिस बन जाता है, थीसिस, एंटीथीसिस एंड देन सिंथेसिस। ओके नाउ फिर हमने बात करी नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी, द बेस्ट सुटेबल थ्योरी फॉर द ऑल रिटेल फॉर्मेट्स। इसमें ये कहा गया कि जितने भी रिटेल फॉर्मेट्स आजकल एमर्ज हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ लगातार इवोल्यूशन की वजह से हुए हैं। जो भी चेंजेस आए हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल हो, एम आई क्लियरली ऑडिबल, टू एवरीवन, एक बार मुझे कंफर्म कीजिए, एम आई क्लियरली ऑडिबल टू एवरीवन? नाउ ग्रेट, सुनिएगा। सो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी में कहा गया कि जितने भी रिटेल फॉर्मेट अभी एमर्ज हो रहे हैं, जो नए रिटेल फॉर्मेट आ रहे हैं, उसमें ये सारे रिटेल फॉर्मेट इस वजह से एमर्ज हो रहे हैं क्योंकि वो सारे चेंजेस को अपने साथ कॉपरेट करके चल रहे हैं, यानी कि उनके साथ इवॉल्व हो रहे हैं। चाहे वो टेक्नोलॉजिकल हो, सोशल हो, डेमोग्राफिक, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, लीगल, ये सारे चेंजेस के साथ वो कंप्लाई करते हुए चल रहे हैं। तो अगर कोई भी रिटेल फॉर्मेट इस सारे चेंजेस के साथ कंप्लाई करते हुए आगे बढ़ेगा तो वो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग ही मूव कर रहा है और उसके फेल होने के चांसेस बहुत ही कम हैं। नाउ in today's session we will discuss from the topic classification of retail format. So now let's begin this session। देखिए, पूरे रिटेल मार्केट को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 2 तरीके से रिटेल मार्केट डिवाइड होगा। पहला ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर को हम लोग कह देते हैं मॉडर्न रिटेलिंग, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को हम लोग कह देते हैं ट्रेडिशनल रिटेलिंग, अगर एक लेमन लैंग्वेज में बात की जाए तो। बट अब हम यहाँ पर इसको और ज़्यादा डिटेल में इसकी हियरार्की समझेंगे, क्लासिफाई करेंगे इसे। ओके नाउ सुनिएगा। जनरली अंडर अनऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ रिटेल शॉप हमने कहा कि ट्रेडिशनल रिटेल स्टोर के बारे में बात की जाएगी, जैसे मॉम एंड पॉप स्टोर्स, जनरल स्टोर्स, किराना स्टोर्स, राइट। नाउ इन ऑर्गेनाइज रिटेलिंग हम डिफरेंट टाइप ऑफ रिटेल फॉर्मेट को जानेंगे। तो यहाँ हम लोग अनऑर्गेनाइज रिटेल फॉर्मेट के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। वैसे जनरली मैं आपको बस ये बता देता हूँ कि अनऑर्गेनाइज रिटेल फॉर्मेट में इस तरीके के रिटेल फॉर्मेट्स, किराना स्टोर, ठीक है, जिसे आप मॉम एंड पॉप स्टोर्स भी कहते हो, कियोस्क, जो खोमचा होता है, गाइस यू गाइस नो खोमचास, छोटा सा ढाबा, क्या बोलते हैं उसे, छोटी सी जगह पे कोई भी किसी नुक्कड़ गली मोहल्ले में खड़ा हो जाता है और वहाँ पर वो रिटेल करना शुरू कर देता है। ये बहुत ही ट्रेडिशनल तरीका है, ज़माने से चलता चला रहा है इंडियन रिटेलिंग के अंदर। इसको हम कियोस्क बोलते हैं आज के टाइम, अंग्रेजी में इसे कियोस्क बोलते हैं। खोमचे को क्या बोलते हैं? कियोस्क बोलते हैं। खोपचा नहीं बोल रहा हूँ, खोमचा बोल रहा हूँ, ठीक है ना। सो कियोस्क बोलते हैं उसे। नेक्स्ट मेलाज आते हैं हमारे पास, मेला, ठीक है, कब है मेला? तो वो मेला आता है, हाट, हट नहीं,
मैं डांट नहीं रहा हूँ, हार्ट 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 गाइज, हार्ट बाजार, ठीक है. सो दीज आर व्हाट अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल फॉर्मेट्स. सो टुडे विल नॉट डिस्कस अबाउट दिस इन डीप, but we will classify the modern retailing format. You can say the organized retail formats. Okay, so now modern retail formats are basically divided in or classified into three categories. First is ownership based modern retailing, store strategy mixed, and non store operations. So अगर ओनरशिप के बिहाफ पे हम मॉडर्न रिटेलिंग को या फिर ऑर्गेनाइज रिटेलिंग को क्लासीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा इंडिपेंडेंट रिटेलर, चेन स्टोर रिटेलर, फ्रेंचाइजी, लीज्ड डिपार्टमेंट, वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम, कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स. इनमें सब में ओनरशिप सिंगल ओनर की रहती है, सिंगल ओनर. ओके, फिर हम बात करेंगे नॉन स्टोर बेस्ड रिटेल स्टोर बेस्ड रिटेल स्ट्रैटेजी मिक्स. ऐसे स्टोर, ऐसे ऑर्गेनाइज रिटेल स्टोर्स या रिटेल फॉर्मेट्स जिनमें स्टोर के चेंजेस, स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से, फंक्शनल चेंजेस की वजह से हम उनको अलग अलग फॉर्मेट बुला रहे हैं. जैसे कन्वीनियंस स्टोर हो गया, कन्वेंशनल सुपरमार्केट, फूड बेस्ड सुपर स्टोर, कॉम्बिनेशन स्टोर, बॉक्स स्टोर, वेयरहाउस स्टोर, स्पेशलिटी स्टोर, वैरायटी स्टोर, ट्रेडिशनल डिपार्टमेंट स्टोर, फुल लाइन डिस्काउंट स्टोर, ऑफ प्राइस चेन, फैक्ट्री आउटलेट, मेंबरशिप क्लब, फ्ली मार्केट. ये सब क्या है? ये सब है. इनके अंदर इन सारे फॉर्मेट में लगभग एक जैसे ही हैं, पर डिफरेंस क्या है? इनके स्ट्रक्चरल और ऑपरेशनल डिफरेंसेस हैं एक दूसरे से. ये एक दूसरे से अलग तरीके से काम करते हैं. सर्विसेज, देखिए सारे फॉर्मेट में डिफरेंसेस तो यही होते हैं कि उनके फंक्शनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, बट यहाँ दे सीम्स टू वेरी सिमिलर. उनके स्टोर की स्ट्रैटेजी डिफरेंट होती है, इस वजह से उनको स्टोर स्ट्रैटेजी रिटेल मिक्स के अंदर ऐड किया हुआ है. तो ये सारे रिटेल फॉर्मेट्स हैं अगर हम ब्रॉडली डिस्कस करें तो, राइट. नाउ फिर आते हैं नॉन स्टोर बेस्ड, यानी कि जिनके पास दुकान ही ना हो, ऐसे रिटेल फॉर्मेट. भैया डायरेक्ट मार्केटिंग, वो वेस्टीज वाले आते हैं ना, हीरो की साइकिल से आके हीरो होंडा के सपने दिखाने वाले, ना, दैट इज डायरेक्ट मार्केटिंग. खैर मैं MLM की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली डायरेक्ट मार्केटिंग, बट डायरेक्ट मार्केटिंग का एक जो एस्पेक्ट है मल्टी लेवल मार्केटिंग, उसके बारे में मैंने आपको एग्जांपल दिया. ना डायरेक्ट मार्केटिंग में होता क्या है कि जो भी प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर, जैसे कल को आप क्या करो, किसी किसान से सीधा सब्जियां खरीदने लग जाओ, है ना. प्रोड्यूसर से डायरेक्टली अगर कंज्यूमर तक कोई प्रोडक्ट पहुंचाया जा रहा है तो इसको बोलते हैं D2C, डायरेक्ट टू कंज्यूमर. और इसे इस तरीके की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग. ओके, ना बीच में कोई भी बिचौलिया नहीं रहता. ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा ना सारे किसानों के लिए. खैर, नेक्स्ट इज डायरेक्ट सेलिंग. डायरेक्ट सेलिंग इज वेरी रिलेटेड टू द डायरेक्ट मार्केटिंग. इसमें प्रोड्यूसर डायरेक्टली कंज्यूमर्स को बेच देता है. फिर आती है वेंडिंग मशीन्स की बात. आप सभी लोगों ने रेलवे स्टेशन पे पक्का सिक्का डाल के तो अपना वजन तौला ही होगा बचपन में, किया ऐसा? सिक्का, वो सिक्के वाली मशीन आती है, उसमें सिक्का डालते हैं, है ना. अच्छा, कोई बात नहीं, आपने कभी मेट्रो में पैसे डालकर टिकट खरीदी है वो मशीन से, वेंडिंग मशीन से? दैट इज़ अ वेंडिंग मशीन. आप लोग बहुत सारे सामान खरीद सकते हैं. इवन जापान में आप सिर्फ और सिर्फ वेंडिंग मशीन से कार भी खरीद सकते हैं, असली वाली कार, वो टॉय कार नहीं, असली वाली कार. फिर आती है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि इंटरनेट, ई टेलिंग के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे. इन सभी फॉर्मेट में खास बात है कि इनको दुकान की ज़रूरत है ही नहीं. किसी को भी ऑपरेट करने की, ऐसे इन फ्रंट ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं है, बैकएंड से सारा काम हो जाएगा. और भी दूसरे एमर्जिंग रिटेल फॉर्मेट्स जिनमें स्टोर की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. नाउ सो दीज आर ब्रॉडली अ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइज रिटेल फॉर्मेट्स. ओके. नाउ तो चलिए एक एक करके खूब एकदम आराम से डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से रिटेल फॉर्मेट्स हैं. मॉम एंड पॉप स्टोर्स, भाई अंग्रेजों का है, हमारे यहाँ किराना स्टोर चलता है. ये मॉम एंड पॉप स्टोर्स हमारे यहाँ नहीं चलता, हमारे यहाँ चलता है किराना स्टोर. ठीक है. ये पता नहीं कौन अंग्रेज लोग किताब लिख गए यार. क्या है हमारे यहाँ? किराना स्टोर. ओके. अच्छा, मॉम एंड पॉप स्टोर नाम क्यों दिया गया पता है आप लोगों को? वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद लोगों के पास जब ज़्यादा कुछ नहीं था तो USA के अंदर ना बहुत सारी शॉप्स
घर से ही चलना शुरू हुई और उनको नाम दिया गया मॉम एंड पॉप स्टोर्स, क्योंकि उनमें कोई या तो हाउस वाइफ कोई सामान बेच रही थी या किसी में जो है मेल वर्कर काम कर रहे थे, तो दे जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम देयर हाउसेस, सो दैट्स व्हाई दे गॉट द नेम मॉम एंड पॉप स्टोर्स. नाउ यू नो द हिस्ट्री एज वेल. अरे वाह. पर हमारे यहाँ का है क्या ये? हमारे यहाँ का नहीं. हमारे यहाँ किराना स्टोर, जनरल स्टोर. ठीक है लाला जी, यू कैन से लाला स्टोर. मैं तो लिखना पसंद करूँगा, मैं अपने लिए लिख देता हूँ, आप लोग भी लिख सकते हो लाला स्टोर. नाउ आइए बात करते हैं. फिर बात आती है फॉर्म ऑफ ओनरशिप के बारे में. ये तो हमने बात करी किसके बारे में भाई? कौन सा है? ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज? किराना स्टोर, जनरल स्टोर, लाला स्टोर, कौन है ये? ऑर्गेनाइज्ड है. है ना? कितने बेकार बच्चे हैं, बता भी नहीं ना. और अनऑर्गेनाइज्ड है, अनऑर्गेनाइज्ड. मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? एम आई ऑडिबल? क्यों नहीं बोल रहे फिर आप लोग? पैसे मांग रहा हूँ मैं आप लोगों से. कसरत करवा रहा हूँ. मुझे बताओ कि ये अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल स्टोर है, रिटेल फॉर्मेट है. ओके ना, सुनिएगा. अच्छा, इसमें ना यहाँ गड़बड़ है गाइस, ये नहीं आना चाहिए बस. फॉर्म ऑफ ओनरशिप. अगर ओनरशिप के बिहाफ पे रिटेल फॉर्मेट को क्लासिफाई किया जाए तो 3 तरीके के रिटेल फॉर्मेट हमारे पास निकलेंगे, या फिर 4 तरीके के. पहला है इंडिपेंडेंट रिटेलर. ऐसा रिटेलर जो खुद से ही अपनी दुकान शुरू कर देता है. इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि भाई एक अकेला थक तो जाएगा. प्रॉब्लम क्या रहेगी? ना तो वो प्लान कर पाएगा कि क्या खरीदें. पहली बार प्लानिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती. जब तक दुकान नहीं चल रही ना, आप खूब प्लानिंग कर सकते हो. एक बार चलने लग गई तो आपको फिर कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में बहुत प्रॉब्लम होगी. ठीक है, सेम प्रोडक्ट की सप्लाई मेंटेन करके रखने में, सेम साइज में आपको प्रॉब्लम होगी. आपके वेंडर्स मना कर देंगे, क्रेडिट नहीं मिलेगा, और भी बहुत सारे मैनेजरियल इश्यूज आपको देखने के लिए मिलेंगे. इवेंचुअली इस टाइप के इंडिपेंडेंट रिटेलर ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होते. ओके, मोस्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट रिटेलर फेल बिकॉज ऑफ ईज ऑफ एंट्री, पुअर मैनेजमेंट स्किल्स एंड इनएडिक्वेट रिसोर्सेज. ओके, नेक्स्ट. तो इसका मतलब है बिजनेस में आप जल्दी आ तो जाओ, फिर क्या करो? कुछ तो ऐसा जुगाड़ बनाओ जिससे आप बने रहो बिजनेस में. मैनेजमेंट स्किल्स पे पूरा ध्यान रखें. ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंट रिटेलर सारे फेल हो जाते हैं. नहीं, सारे तो फेल नहीं होते ना, मैक्सिमम रन करते हैं. बट प्रॉब्लम ये होती है कि वो अपने आप को अलाइन नहीं कर पाते, मल्टीप्लाई नहीं कर पाते अपने स्टोर को. ओके, दैट प्रॉब्लम ओनली कम्स फ्रॉम द पुअर मैनेजमेंट स्किल्स एंड इनएडिक्वेट रिसोर्सेस. अगली जो रिटेल फॉर्मेट है दैट इज रिटेल चेन. रिटेल चेन में एक अकेले आदमी के पास बहुत सारी दुकानें होती हैं. एक मालिक 10 दुकानों का मालिक है और वो हर रिटेल स्टोर को सिंगल हैंड से ऑपरेट कर रहा है. इस तरीके के रिटेल फॉर्मेट को हम लोग बोलते हैं रिटेल चेन स्टोर्स. आप लोगों ने क्रोमा चेन स्टोर के बारे में सुना ही होगा. सुना है? आप लोगों ने फर्स्ट क्राई के बारे में सुना ही होगा. सुना है? आप लोगों ने आईटीसी होटल के बारे में सुना ही होगा. सुना है? खैर ये सर्विस प्रोवाइड करने वाला है, बाकी दो रिटेल स्टोर है. इज इट? पक्का? सोच लो. मेरी जनता ने ब्रेकफास्ट नहीं किया क्या आज? एम आई क्लियरली ऑडिबल? यश, मयंक, अस्मा, ऋतिक. आवाज सुन के लग रहा है ब्रेकफास्ट नहीं किया. सुनो, आगे बढ़ते हैं. रिटेल फ्रेंचाइजिंग. नाउ रिटेल फ्रेंचाइजिंग एक और ओनरशिप बेस्ड रिटेल फॉर्मेट है. इसमें भी मालिक सेम रहता है. सर पर आपने कहा था कुछ दिन पहले कि इसमें फ्रेंचाइजर भी रहता है, फ्रेंचाइजी भी रहती है. सही से समझाओ सर. सुनो, देखो, मान लेते हैं हमारा ये रिटेल फ्रेंचाइजी फॉर्मेट है. तो भैया हमारे पास क्या है? फ्रेंचाइजी. अभी फ्रेंचाइजी मिली पता है कैसे? हमारे पास 2 लोग हैं, फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी.
इसके पास ये ओनर है ऑफ ब्रांड, ठीक है, एंड ये क्या है, ये भाई टेनेंट है, ऐसा ही समझ लो, टेनेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है। ये फीस पे करेगा, ठीक है, और ये इनको सर्विस प्रोवाइड करेगा। क्या मिलेगा इसके बदले? सर्विसेज, ठीक है। और ये फ्रेंचाइजी क्यों ले रहा है फ्रेंचाइजर से? फॉर द क्विक प्रॉफिट, राइट। ऑलरेडी रनिंग बिजनेस है, ऑलरेडी established बिजनेस, ठीक है। क्विक प्रॉफिट यहां पर मिलने लगेगा जैसे आप बिजनेस में होगे। पहले महीने से कमाई शुरू हो जाएगी, ही नहीं हो जाएगी फ्रेंचाइजी के अंदर, है ना। अरे भाई नाम ज़्यादा नहीं है तो क्या हुआ, पैसा तो ज़्यादा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, राइट। ये फ़ायदा रहता है फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजर में। इनके बीच में होता है कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट का, क्या होता है? कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट होता है एक, ठीक है। सुनिएगा, तो यहाँ ओनरशिप जो रहती है ये लीज कर ली जाती है उस पर्टिकुलर स्टोर के लिए, ओके ना। बट फ्रेंचाइजर जो है वो तो भैया मालिक रहेगा। आगे फिर आते हैं कोऑपरेटिव्स की बात। अब कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स की बात हम लोगों ने करी है। ये इंडिपेंडेंट रिटेलर्स होते हैं, राइट। So retail cooperative is a group of independent retailers that have combined their financial resources and their expertise in order to effectively control their wholesaling needs. सुनो, cooperatives में ना सबसे बढ़िया और सुंदर नाम मेरे को जो लगता है that is अमूल, and this is the very first company to become MNC. भारत की सबसे बड़ी MNC और सबसे बड़ी cooperative MNC क्या है? अमूल है, और प्रॉफिटेबल भी है। क्या आप लोगों को पता है ये बात? अमूल दूध पीता है पूरा 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 दुनिया अब ऐसा बोल सकते हो आप। बहुत सारे दूसरे देशों में भी इनके प्रोडक्ट जा रहे हैं अब, ओके ना। ये है क्या सर? कोऑपरेटिव के बारे में सही से समझाओ। देखो भाई सुनो, यहाँ पर अगर मैं कोऑपरेटिव्स की बात करूँ, सुनो 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 सुनो, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? इधर तो सुनो, मैं ये कह रहा हूँ क्या, कोऑपरेटिव, ठीक है। अब कोऑपरेटिव्स में हमारे पास बहुत सारे इंडिपेंडेंट रिटेलर हैं, बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे। पर इनके पास ना एडवांटेज नहीं है मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन का, और ना ही कंज्यूमर का है। तो क्या ये सारे लोग रिटेलर मिलके एक अपना कोऑपरेटिव ना एस्टैब्लिश कर लें? कि ऐसा करते हैं, हम प्रोड्यूस भी करेंगे और सेल भी करेंगे, नाम होगा अमूल। यस, हाँ, ठीक है। अगर ये सारे रिटेलर मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बना लें तो ये अच्छे से रन कर पाएंगे उसको, यस और नो? इज इट? सो हु दे आर मिल्कमैन। ये सारे के सारे लोग क्या हैं? मिल्कमैन हैं। एंड ये सारे मिल्कमैन क्या करते हैं भाई? काऊ से मिल्क निकालेंगे, बफेलो से मिल्क निकालेंगे, उसके बाद सेल कर देंगे अमूल को। अमूल इनको प्रॉफिट शेयर करेगा और इनके प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा थ्रू आउट द कंट्री। और अमूल में किसी एक की सिंगल ओनरशिप नहीं है, दे ऑल आर ओनर। सॉरी, नहीं, अमूल सी नाम ना ये सारे लोगों ने डिसाइड किया है। अमूल वॉज नो वन, ओके। कोई ओनरशिप के अंदर, इसके अंदर कोई हिस्सेदारी किसी की नहीं है। दिस इज कंज्यूमर कोऑपरेटिव। जो इसके रिटेलर्स हैं वही इसके ओनर भी हैं, ये सारे इनके स्टेक होल्डर्स हैं। आपको पता है ये बात बहुत सुनने में बड़ी अजीब लग रही है, सारा मिल्कमैन भी इनका हिस्सेदार है। हाँ भाई हिस्सेदार है, प्रॉफिटेबिलिटी का एक हिस्सा उनको भी जाता है। आप लोगों ने लिज्जत पापड़ का नाम सुना है?
यस, दैट इज ऑल्सो अ कंज्यूमर कोऑपरेटिव. ओके, और सुनकर बहुत अच्छा लगता है इन दोनों कंपनीज के बारे में, प्राउड फील होता है. ठीक है ना, और आप लोगों को भी होना चाहिए. मुझे लिज्जत पापड़ के बारे में पता करके बताना कि क्या करते हैं ये लोग. पापड़ तो बनाते हैं पर कैसे, क्या प्रॉफिटेबिलिटी के, कौन ओनर रहता है, कैसे क्या कम काम करते हैं. अमूल के बारे में थोड़ा सा, बहुत ही छोटा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है. ओके, तो सारे मिल्कमैन मिलकर एक कंपनी रन कर रहे हैं अमूल नाम की, और सभी कंज्यूमर्स को इससे दोनों को फ़ायदा हो रहा है. अगर पूरी मिल्क इंडस्ट्री के अंदर कोई भी प्राइवेट कंपनी आती तो आप सोचो कि क्या आपको आज के ज़माने में मिल्क, ओरिजिनल काउ मिल्क, ओरिजिनल बफेलो मिल्क 60 रुपये 80 रुपये लीटर मिलता? सोच कर देख लो. सोच कर देख लो. यस ऋतिक. यस. ओके ना, वो किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, सारे लोगों के साथ ही रहेगा वो. और यहाँ क्या आप लोगों की क्या राय है, अगर कोई प्राइवेट प्लेयर होता मार्केट में तो हमको 60 रुपये पर लीटर मिल्क मिलता? वो भी फ्रेश डेली? मुश्किल है गाइस, मुश्किल है. ठीक है ना, सो दिस इज ओनली पॉसिबल with the cooperatives. Okay now, so what do? They share the purchase, storage, shopping facility, advertising, planning and other functions. The individual retailers retain their independence but agree on the board common policies. For example, Amul. now, तो सारे लोगों का डिसीजन होता है और उनके बिहाफ पे ही बोर्ड काम करता है. ठीक है, बोर्ड अपने कंज्यूमर्स के साथ बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करेगा. इस तरीके से कोऑपरेटिव चलते हैं, और बहुत ही कम टाइम होता है कि कोऑपरेटिव सक्सीड हो जाएं, इसीलिए बहुत रेयर एग्जांपल है अमूल. आगे बढ़ते हैं, और लिज्जत पापड़ भी. नेक्स्ट इज स्टोर स्ट्रैटेजी. आई होप कि आपको ओनरशिप बेस्ड रिटेल फॉर्मेट अच्छे से समझ में आए होंगे. यस और नो एवरीवन? आई वांट टू हियर फ्रॉम एवरी वन ऑफ यू. यस. क्या आपको रिटेल फॉर्मेट का ओनरशिप फॉर्मेट समझ में आया? ग्रेट. नाउ आगे बढ़ते हैं. स्टोर स्ट्रैटेजी मिक्स. स्टोर स्ट्रैटेजी मिक्स को हम बेसिकली ऐसे समझें कि अगर मुझे रिटेल स्टोर के फॉर्मेट्स को समझाना है तो डिफरेंट टाइप ऑफ रिटेल स्टोर में अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है, और इन अलग अलग स्ट्रैटेजीज की वजह से ही ये एक फॉर्मेट दूसरे फॉर्मेट से डिफर करते हैं. एक बात और जान लेनी है आपको कि जितने भी रिटेल फॉर्मेट मैं यहाँ बताऊँ, दे आर नॉट एक्सक्लूसिव, दे कैन बी इंक्लूसिव एज वेल. यानी कि दो रिटेल फॉर्मेट मिलकर एक रिटेल फॉर्मेट बन जाएगा, या कोई सिंगल रिटेल फॉर्मेट दो अलग अलग फॉर्मेट में भी फॉल कर सकता है. ओके, ठीक है, कंफ्यूजिंग नहीं है. कंफ्यूजिंग दोबारा से मैं बता देता हूँ कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के रिटेल फॉर्मेट है, अलग अलग एरिया है, अलग अलग तरीके से उसमें हम लोग सामान बेच रहे हैं, उनके ऑपरेशनल आवर्स डिफरेंट है. इसी वजह से ये अलग अलग स्टोर्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं. ओके नाउ, सो retailers can be classified by the retail store strategy mix, which is integrated combination of hours, location, assortment, service, advertising and prices. तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं. पहला है कन्वीनियंस स्टोर्स. जनरली बहुत ही वेल सिचुएटेड होते हैं, फूड ओरिएंटेड स्टोर होते हैं जिनके लॉन्ग ऑपरेटिंग आवर्स होते हैं और लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स सेल करते हैं. मिल्क, एग, ब्रेड, ये एक्सेट्रा, ये कन्वीनियंस स्टोर्स. ओके, फिर आता है कन्वेंशनल सुपरमार्केट. ये डाइवर्सिफाइड स्टोर होता है जो दोनों टाइप के आइटम, फूड, नॉन फूड, बट लिमिटेड स्टॉक के अंदर आपको बेच रहा होगा. फॉर एग्जांपल रिलायंस फ्रेश, स्पेंसर्स, स्पार, इस तरीके का. ओके नाउ, फिर आते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर. ऐसे स्टोर जिनमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे. ओके, और ये डिपार्टमेंट डिफरेंट टाइप ऑफ नीड्स केटर करेंगे कंज्यूमर्स की. राइट नाउ, पेंटालून्स, सेंट्रल, शॉपर स्टॉप, वेस्ट साइड, इनके अंदर आपको अलग अलग डिपार्टमेंट दिखते हैं. वैसे ये सारे अपरेल ब्रांड हैं तो आपको दिखता होगा मेन, वुमेन, किड्स, है ना. इस तरीके के डिपार्टमेंट्स आपको इनके अंदर दिख जाएंगे.
ओके नाउ फिर आता है स्पेशलिटी स्टोर। ऐसे स्टोर नाम से पता लग रहा है स्पेशल स्टोर है, कुछ तो स्पेशल सेल करते हैं जो इनके अलावा कहीं और नहीं मिलता। ऑडियो इक्विपमेंट, ज्वेलरी, ब्यूटी, हेल्थ, ये सारी चीज़ें। दे सेल सिंगल लाइन प्रोडक्ट। इसमें एग्जाम्पल ले लो आप बाटा स्टोर। बाटा इज अ स्पेशलिटी स्टोर, लैम्बोर्गिनी इज अ स्पेशलिटी स्टोर, ठीक है, BMW इज अ स्पेशलिटी स्टोर। उनके सिवा वो आइटम कहीं और मिलेगा ही नहीं। ओके नाउ सक्सेसफुल स्पेशलिटी स्टोर्स इन इंडिया इंक्लूड्स, अरे ये मुझे लग रहा है इसमें हम लोगों ने कुछ गड़बड़ कर दी है, माय अपॉलॉजीज। फूड बाजार, नेचर बास्केट, ये लोग आपके फूड बेस्ड नीड्स को फुलफिल करते हैं। ओके फिर आता है तनिष्क फॉर ज्वेलरी, रिलायंस फॉर देयर रिलायंस ज्वेल्स नाम से भी कोई ज्वेलरी स्टोर है क्या? अच्छा, रिलायंस फॉर टॉयज़ गाइज, रिलायंस फॉर टॉयज़, सॉरी हेमलेस फॉर टॉयज़, माफ़ी चाहूँगा, हेमलेस फॉर टॉयज़, रिलायंस ज्वेल्स और तनिष्क, ये स्पेशलिटी स्टोर है जो स्पेशल आइटम्स बेच रहे हैं। हेमलेस के टॉयज़ आपको कहीं और मिलेंगे क्या? वैसे टॉयज़ कहीं और मिलेंगे क्या? नहीं। इसके बाद लास्ट रिटेल फॉर्मेट जो कि हमारे स्टोर स्ट्रैटेजी बेसिस के बिहाफ पे है, दैट इज़ हाइपर मार्केट। हाइपर मार्केट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर एंड सुपर मार्केट। ओके, आप ऐसा समझ लो कि हमारे पास कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है, एक ऐसा सुपर मार्केट जिसमें सामान बिक रहा है पर डिपार्टमेंट वाइज बिक रहा है, और ये कई बार मल्टी स्टोरी भी होते हैं, मैक्सिमम मल्टी स्टोरी ही होते हैं हाइपर मार्केट्स, ठीक है, बट इनके पास वाइड वैरायटी, वाइड असॉर्टमेंट ऑफ प्रोडक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। फॉर एग्जाम्पल डी मार्ट, बिग बाज़ार, ओके, और अगर आप ग्लोबली जाएंगे तो वॉलमार्ट, राइट नाउ। So these are store strategy mix retail formats. Now let's move on to the another topic, that is non-store retailing. ऐसी retail formats जिनमें दुकान है ही नहीं, yes, जिसमें फिजिकली आपको कोई भी स्टोर अपने पास रखना ही नहीं है। बहुत फ़ायदा क्या, ना तो आपको रेंट देना है, ना इलेक्ट्रिसिटी बिल लेना है, ना ही बहुत सारे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस करने हैं, तो आपका तो सारा पैसा बच जाएगा और इन सारे पैसों से कंज्यूमर्स को प्रॉफिट आप प्रोवाइड करा सकते हो। जैसे आप क्या करो, ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर्स, ठीक है, कैटलॉग या डायरेक्ट मेल रिटेलर्स, ओके, ये सारे लोग। अब नॉन स्टोर के अंदर आप समझो इन होम या टीवी होम रिटेलिंग। आप लोगों ने देखा है कि स्लिम सोना बेल्ट आज ही लगाएं पतले हो जाए। पहले मुझे कोई लड़की नहीं देखती थी, मैं कॉलेज आया, ये ऐड देखा आप लोगों ने सबने टीवी में बहुत समय पहले, यस, टीवी 18, होम शॉपिंग, एशियन स्काई शॉप, टेलीब्रांड, TSN, नापतोल, गाइस बस 3,000 में 2,000 बर्तन मिल रहा है आपको, जल्दी कॉल कीजिए, लिमिटेड ऑफर। और देखिए हमारे कॉलर का फ़ोन है, ऐसे करते हैं जैसे जमाने में पूरी दुनिया में सब बर्तन खत्म ही हो गए, इनके पास ही बिक रहा है बस, होता है ना ऐसा ना। सो दिस इज इन होम या टीवी होम रिटेलिंग इसे कहते हैं। फिर आता है टेली सेल्स, ये आजकल बहुत चर्चा में है। आप लोगों के पास भी फ़ोन आता होगा, एक्सक्यूज़ मी सर, हेलो सर, क्या मेरी बात फलाना आदमी से हो रही है? सर आपको कोई क्रेडिट कार्ड चाहिए? मैं फलाना बैंक से बात कर रहा हूँ, आपको होम लोन लेना है सर, पर्सनल लोन सर, कोई सा लोन, ठीक है नाउ। सो दिस इज़ व्हाट, जब आपको कोई फ़ोन करके कोई सामान बेचने की कोशिश करे तो टेली सेल्स या टेलीफोन रिटेलिंग इसे कहते हैं। फिर आती है बात कैटलॉग रिटेलिंग की। व्हाट इज़ कैटलॉग रिटेलिंग? इसमें ना सारा सामान हम अपने पास नहीं रखते, ठीक है, हम कस्टमर को कैटलॉग दे देते हैं, जो जो वो ऑर्डर करता है उसके बिहाफ पे हम उसके लिए बना देते हैं, बाय करके सेल कर देते हैं। आप लोगों ने कार के जितने भी स्टोर्स होते हैं दे मोस्टली दे कम्स इनटू द कैटलॉग रिटेलिंग। किसी कार शोरूम में जाओगे उनके पास 4-5 कार खड़ी होती है, ज़्यादा 10 खड़ी होंगी, है ना, पर डेली के उनके पास कस्टमर्स भी बहुत सारे आ रहे हैं ना, 15-20 कस्टमर्स आ रहे हैं, तो उनको वो 10 कार ही बेच रहे हैं बस नहीं, वो पूछ रहे हैं सर आपको कौन सी कार चाहिए, आप ऑर्डर कर दो, ठीक है, 5% 10% जमा करा दो, कल आपको मिल जाएगी। डिलीवरी लगने में 1 हफ्ता लगेगा या 4 दिन लगेंगे या जो भी लगेगा, ऐसा ही होता है, इज इट? नो, दैट इज कॉल्ड कैटलॉग रिटेलिंग। ओके,
कई बार आप लोग डोमिनोज या पिज़्ज़ा हट से कोई बर्गर ऑर्डर करते हो, पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हो, उनके पास पहले तो प्रिपेयर नहीं रहता हो, आप बोलते हो फलाना टॉपिंग चाहिए, ढमकाना सॉसेस चाहिए उसके ऊपर, तो उसके बाद उसके बिहाफ पे वो प्रिपेयर करके देते हैं आपको। ओके, फिर आता है डायरेक्ट रिस्पॉन्स रिटेलिंग। डायरेक्ट रिस्पॉन्स रिटेलिंग थोड़ी सी खतरनाक रिटेलिंग है, इसमें ज़्यादातर स्कैम होता है। इसमें आप लोगों को ना टीवी में कुछ सामान दिखाया जाता है, न्यूज़पेपर में कि अभी कॉल करें, लिखा रहता है ना अभी कॉल करें, लिमिटेड ऑफर। आप देखते हैं अरे ये तो जरूरी है, खरीद लेता हूँ, तुरंत फ़ोन करते हैं, फिर खरीद लेते हैं। डायरेक्ट रिस्पॉन्स रिटेलिंग। कई बार एसएमएस में आपको लिंक आता है, आप क्लिक करते हो, सीधा बाय कर लेते हो, होता है ऐसा, राइट? आगे बढ़ते हैं। फिर आता है ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। ये काइंड ऑफ एटीएम मशीन की तरह होते हैं, पैसे डालो सामान निकालो, है ना। चलिए, इसके बाद है ई रिटेलिंग या फिर इंटरनेट रिटेलिंग। इस तरीके के फॉर्मेट में हम लोग अपने कस्टमर्स के साथ वेब के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं और इंटरनेट पे उनको सामान भेज देते हैं। फ़ायदा यह है कि पूरी दुनिया में आप एक ही बार में अपना सारा सामान प्रेजेंट कर सकते हैं और कोई भी लिमिटेशन या फिर बाउंड्री आपके पास नहीं है। एग्जाम्पल है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, नाइका, देर आर वेरियस काइंड ऑफ रिटेल stores available online. Okay, now so these are what, these are different kind of retail formats, and you have learned about the retail format classification. Now let's move on to the modern retail formats. You would also agree that and also appreciate the modern retail formats and stores based formats are one and the same. कुल मिला के हमने ऊपर जितने भी फॉर्मेट्स के बारे में बात करी, दे ऑल कम्स इनटू द मॉडर्न रिटेल फॉर्मेट्स गाइस टेक्निकली। नाउ तो कुछ एक दो मॉडर्न रिटेल फॉर्मेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला है डिपार्टमेंट स्टोर। ये सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म और लार्जेस्ट स्टोर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इट इज़ अ मल्टी लेवल स्टोर फॉर्मेट, यूजुअली हैव 5 to 7 लेवल्स। 5 to 7 लेवल का मतलब है 5 से 7 माला मंजिल, ठीक है, इनके पास होते हैं। ब्रॉड कैटेगरीज होती है, मैक्सिमम गाइज मैक्सिमम ऐसा होता है। और आप इंडिया के अंदर अगर बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लेवल्स नहीं होते स्टोर्स के अंदर, तो हमें डिपार्टमेंट्स हमारे पास ज़्यादा होते हैं, सेक्शंस बना देते हैं हम लोग। ओके, सो इन इंडिया वी विल नॉट सी डिफरेंट, इतने सारे लेवल्स आपको नहीं मिलेंगे, आपको 2 या 3 लेवल ही मिलेंगे, बट यू कैन सी सेक्शंस ऑफ द स्टोर। ओके, नाउ अवेलेबल इन द सेम स्पेस। फिर आता है वेराइटी स्टोर्स। ऐसे स्टोर्स जहाँ पे लार्ज वेराइटी ऑफ गुड्स आपको मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग फूड एंड नॉन फूड। जैसे डिपार्टमेंट स्टोर के अलावा आपके जितने भी, जैसे ग्रोसरी स्टोर हो गया, ठीक है, या सुपरमार्केट आप इसे कह सकते हैं, सुपरमार्केट या हाइपरमार्केट, द सक्सेस ऑफ सुपरमार्केट। अब यहाँ पे सेल्फ सर्विस आप लोगों को मिलती है, फास्टर शॉपिंग होती है, टाइम बच जाता है। और ये दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मॉडर्न रिटेल फॉर्मेट। फ़ायदा क्या है, जितने भी मॉडर्न रिटेल फॉर्मेट्स हैं उनका मेजर बेनिफिट क्या है, अलाउज द कस्टमर टू गेट इन्वॉल्व्ड। आप जाके देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट को फील कर सकते हैं। भैया देखिए, जो सामान है आपने देख लिया, ट्राई कर लिया, डेमोन्स्ट्रेशन आपने हमारे सेल्स पर्सन से ले लिया, अब आपको बाय करना नहीं करना, दैट इज़ योर हेडेक। द एबिलिटी टू परस्यू द प्रोडक्ट ऑफरिंग, ट्राई न्यू प्रोडक्ट एंड इम्पल्स परचेज। Supermarket, superstore and hyperstore can be considered in the same family of retail formats. ऊपर हम लोगों ने जितने फॉर्मेट के बारे में बात की गाइज, दे ऑल कम्स अंडर मॉडर्न रिटेल फॉर्मेट। ओके, नाउ सो फ़ायदा क्या होता है कि हमारा टाइम बचता है। बेसिकली हम, अगर मैं किसी ट्रेडिशनल रिटेल फॉर्मेट के बारे में बात करूँ, तो वहाँ पे हम लोग सिर्फ पर्ची लेकर जाते थे और सामान खरीदते थे, है ना। किसी किराना स्टोर पे गए, जनरल स्टोर पे गए, हाट में गए, बाज़ार में गए, तो वहाँ क्या होता है कि आप गए और आपने रिसिप्ट दिया कि सर ये सामान हमारे लिए ख़रीदना है, तो वो अपने हिसाब से सामान निकाल कर आपको देगा, वेदर यू लाइक इट और नॉट। सामान आपको उनके बिहाफ पे ही ख़रीदना होगा। बट इन मॉडर्न रिटेल फॉर्मेट इट इज़ नॉट द केस। यस ऋतिक? they all comes under the modern retail format, and they all are internet, they all are a part of internet retailing, e-tailing.
They are not operating offline. Could you buy from Instamart offline? No. Yes. So they have the shopping areas like within the 5 to 10 kilometer in urban areas they are situated, but they are not offering offline now. But sooner or later they will start, Ritik, they will start offline marketing as well. Okay, now they only comes under the e-tailing. Okay, but after, when they will start retailing offline as well, they will come under the both categories like offline and online. Okay, यस. और अगर कस्टमर्स को आने जाने दिया तो फिर प्रॉब्लम होगी डिलीवरी टाइम में, राइट, है ना. और भी कंप्लाइंसेस पूरे करने होंगे ऋतिक. किसी एक वेयर हाउस को रिटेल स्टोर बनाने में बहुत सारे कंप्लाइंसेस लगते हैं. वेयर हाउस के कंप्लाइंसेस बहुत कम है. ठीक है ना. सेफ्टी, सिक्योरिटी, फलाना ढमकाना एंड ऑल, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर. नाउ नेक्स्ट इज कन्वीनियंस स्टोर. कन्वीनियंस स्टोर का कुछ क्राइटेरिया है. पहला, सेल्फ सर्विस स्टोर होते हैं. 1000 से 3000 फीट तक का सेलिंग एरिया इनके पास होना चाहिए. पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल होती है. 7 दिन 24 घंटे खुले रहते हैं ये लोग. ठीक है. वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट विद लिमिटेड ब्रांड चॉइस. ऑन द काउंटर मेडिसिन, OTC मेडिसिन, टॉयलेटरीज वगैरह भी आपको मिल जाती हैं. बेसिकली दे आर सिचुएटेड जस्ट नियर अबाउट द पेट्रोल पंप. आप लोगों ने नोटिस किया है, एक स्टोर होता है जो पूरे आपके हाईवे वगैरह पे मिल जाता है. वहाँ कोई और स्टोर नहीं होता. आपको उससे ज़बरदस्ती सामान खरीदना पड़ता है. खरीदो चाहे मत खरीदो, आपकी मर्जी रहती है. होता है. और आप कई बार शुक्र भी मनाते हो कि चलो एक स्टोर मिला तो सही, क्योंकि उस एरिया में कोई और स्टोर नहीं होता. ओके नाउ, सो they are located at convenient and easily accessible locations like highway, gas stations as well. Okay now, so फिर आती है बात डिस्काउंट स्टोर की. जैसा कि नाम बता रहा है, इस तरीके के रिटेल फॉर्मेट में आपको डिस्काउंट मिलता है. ठीक है भाई, यहाँ पे लो प्राइस या फिर इकोनॉमिकल आइटम्स आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे. फिर बात आती है कैटलॉग शॉप्स की. हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया. ऐसे आइटम्स जिनको ऑफलाइन नहीं रखा जाता ज़्यादा, उनके कैटलॉग के अंदर पिक्चर्स और स्पेसिफिकेशंस दिखाकर कस्टमर्स को प्रोज एंड कॉन्स के बिहाफ पे सेल किया जाता है. फिर बात आती है फैक्ट्री आउटलेट्स की. गाइस, दिस इज़ इंटरेस्टिंग टू नो. कई बार जो भी आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, अब सेल रिटर्न आता है. बहुत सारे रिटेल फॉर्मेट्स में बहुत ज़्यादा सेल रिटर्न आता है कि अब उसका क्या ही किया जाए. सेल रिटर्न क्या होता है? आपने कस्टमर को सामान बेचा, उसने बोला कि पसंद नहीं आया, वापस कर लो. एंड यू आर हाई एंड स्टोर. आप बहुत ही महंगा, मतलब आपने जूते बेचेंगे 20,000 रुपये के, उसको पसंद नहीं आया, उसको कंफर्टेबल नहीं लगा, उसने वापस कर दिया. एंड यू हैव द पॉलिसी टू गेट इट रिटर्न. बट अब इस रिटर्न आइटम का क्या करोगे? अब 1-2 हो तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ऐसे बहुत सारे हो जाए तो व्हाट यू हैव टू डू. और ऐसा भी तो होगा कि चलो सेल रिटर्न आ रहा है, इसके साथ साथ प्रॉब्लम एक और है कि आउट ऑफ फैशन हो जाएगा बहुत सारा आइटम, है ना, राइट. क्लोज आउट होगा कुछ, आपने नहीं आप बेचना बंद कर दिया उसे. इन सब से बहुत सारा आपके पास इन्वेंट्री जनरेट होगा, नहीं होगा? यस. अरे भाई, बहुत सारा आइटम ऐसे हो जाएगा ना. तो हम क्या करें अब एक नया स्टोर खोल लेते हैं जिसका नाम रखेंगे फैक्ट्री आउटलेट, और उसमें सारा आइटम बेचेंगे सेकंड हैंड. ठीक है, राइट. क्लोज आउट्स, सेल रिटर्न आइटम. अब लेकिन यहाँ से खरीदेगा क्यों कस्टमर? अरे भैया, यहाँ पे मिलेगा 40% से लेकर 80% तक का डिस्काउंट. नॉर्मल आइटम जो आपको पहले वहाँ ऑफलाइन में मिल रहा था नॉर्मल स्टोर के अंदर, वो अब आपको 40 to 80% के डिस्काउंट में फैक्ट्री आउटलेट में मिलेगा. तो अगर आपको प्रीमियम प्रोडक्ट खरीदना है तो फैक्ट्री आउटलेट में जाके एक बार चेक कर लो, क्या पता आपके बजट में मिल जाए. एंड यस, यू कैन ईजिली फाइंड इट. ओके नाउ, ऋतिक, डिकोड हो गया? मैनी ऑफ द टाइम. ओके, नहीं ऐसा नहीं है कि सारे यूज प्रोडक्ट होते हैं, बट मैक्सिमम उसमें जो इन्वेंट्री रहती है ना, वो रहती है आपके क्लोज आउट्स की, यानी कि जो अब नहीं बिक रहे.
अब मेन स्टोर ने स्ट्रीमलाइन से हटा दिया, जो वेबसाइट पे नहीं मिलेंगे, अब आपको ऑर्डर नहीं कर सकते आप, है ना, जो ट्रेंड से बाहर हो चुके हैं या कुछ समय पहले उन्होंने बंद कर दिया बेचना मेन स्टोर ने, वो आपको फैक्ट्री आउटलेट में मिलेगा भाई। पर अगर प्यूमा का ब्रांड है तो प्यूमा ही रहेगा ना, नाइकी थोड़ी हो जाएगा, अबीदास नहीं हो जाएगा, अदीदास रहेगा, अदीदास ही, बट थोड़ा सा पुराना हो जाएगा, 6 महीने 1 साल, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कंफर्टेबल जितना उतना था अभी भी उतना ही रहेगा। सोच लेना 1 साल बाद पहनना शुरू किया आपने, नहीं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज कंपनी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड। ऐसे स्टोर जो खुद कंपनी शुरू करती है और खुद ही ऑपरेट करती है, जैसे बाटा, कोई भी कंपनी का शोरूम हो गया, HP, लिनोवो, ओके नाउ, सो दे आर कंपनी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड। फिर बात करते हैं गाइस चेन स्टोर्स की। व्हाट आर द चेन स्टोर्स? चेन स्टोर्स आर द मल्टीपल स्टोर्स रन बाय अ सिंगल ओनर, ओके, multiple stores that are running by a single owner is called chain store, okay। इसके अंदर अलग अलग कैटेगरीज हैं, चाहे फूड, हेल्थ, ब्यूटी, क्लोथिंग, फुटवेयर, होम फर्नीचर, हाउस होल्ड, ड्यूरेबल गुड्स, लेजर, पर्सनल गुड्स, ओके नाउ, सो दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ चेन स्टोर्स इन इंडिया, ओके नाउ। सो इन फूड स्टोर यू कैन ईजिली सी कि हमारे पास चेन स्टोर्स मिल जाएगा, फूड बाज़ार का, स्टार बाज़ार इंडिया का, स्पेंचर्स का। हेल्थ एंड ब्यूटी के अंदर हमको मिल जाएगा VLCC, हिमालयास, पतंजलि, नायका। क्लोथिंग एंड फुटवेयर के अंदर हमको डिफरेंट काइंड ऑफ चेन स्टोर्स मिल जाएंगे, रिलैक्सो, ठीक है, बाटा, अदीदास, अबीदास लिख दूँ क्या, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। होम फर्नीचर एंड हाउस होल्ड के अंदर गोदरेज, यस, विशाल, विशाल का नाम सुना आप लोगों ने, विशाल अलमीराज, यस, ये बनाते हैं गाइस, फर्नीचर बनाते हैं। फिर आता है ड्यूरेबल गुड्स, विजय इलेक्ट्रॉनिक्स, रिलायंस डिजिटल, क्रोमा, ये ड्यूरेबल गुड्स की चेन है। इसके बाद लेजर एंड पर्सनल गुड्स, यानी कि आपके ऐशो आराम की चीज़, क्रॉसवर्ड, डीकैथलॉन, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ लेजर एंड पर्सनल गुड्स चेन, ओके नाउ। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर योर यूनिट नंबर 3, रिटेल फॉर्मेट्स and the classification of retail formats, okay। So that's all for today's session. See you in the next class. तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, यू गाइज आर रियली ऑसम।